हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। धृति काव्यांश एपिसोड 31। अब नेक्स्ट। धृति को धक्का देने के कारण धृति आगे की ओर चली गई और वो गिरती इससे पहले ही उसे किसी ने पकड़ लिया। गिरने के डर से धृति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही किसी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। सामने खड़े इंसान को देख सिद्धार्थ, तन्वी, अन्वी, अथर और कामिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही ध्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। राधेश और आरुष हक्के बक्के होकर कभी ध्यांश को देखते तो कभी सामने खड़े काव्यांश को। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस इंसान को वो सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे वो इंसान इस वक्त उनके सामने सही सलामत खड़ा था। कावेश ने धृति के बालों को सहलाया और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, रिलैक्स हुक्मरानी सा, सब ठीक है। आप क्यों इतना डर रही है? जब तक तुम्हारा ये हुक्म सा जिंदा है तुम्हें रुलाने का हक सिर्फ मेरा है, और कोई आपको रुलाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर उसने तन्वी को घूर कर देखा। उसके बाद सुन तन्वी डर गई। उसके नजरों के सामने वो मंजर घूम गया जब कावेश ने कुश को मारा था। वो रूह कपा देने वाला सीन याद करके तन्वी डर से कांपने गई लगी। तन्वी के ऐसी हालत देख अथर्व ने उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ भी एक पल के लिए डर गया। कावेश की पूरी आंखें लाल हो गई थी, उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, उसका चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ता जा रहा था। उसने धृति के कमर से पकड़ा और उसे गोद में उठा लिया। कावेश धृति को लेकर अपने चेयर पर बैठ गया और धृति के अपनी गोद में बिठा लिया। धृति अभी भी वैसी कावेश को चिपक कर बैठी थी। कावेश उसके बालों को सहला रहा था। कावेश के चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन वो अभी तक शांत ही बैठा था, जैसे किसी तूफान के पहले की शांति। अथर्व आगे आकर बोला, अगर आप जिंदा भी है और यहाँ आए भी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आप सिर्फ कावेश राजपूत है। आपका ये महल, आपकी ये प्रॉपर्टी, आपका हुकुम सा का पद, सब अब हमारा है। कावेश अथर्व की बात सुन जोर जोर से हंसने लगा, जैसे अथर्व का मजाक बना रहा हो। उसे ऐसे हंसते देख सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आया। उसने कावेश को देखकर गुस्से से कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? सिद्धार्थ की बात सुन कावेश ने अपने एक आईब्रो ऊपर उचका दी और बोला, नहीं, मैं सिर्फ सन के हो गया हूँ, वो भी मेरे हुक्मरानी सा के इश्क में। सिद्धार्थ उसके बात पर हंसते हुए बोला, प्यार है या पागलपन? कावेश सिद्धार्थ की बात सुनकर बोला, गुड क्वेश्चन। प्यार तो बेशुमार है और पागलपन हद से ज्यादा, बेहद ज्यादा है। उन दोनों की बात सुन तन्वी चिढ़ते हुए बोली, बस अब तुम सब निकलो यहाँ से, ये सब मेरा है। ये कहकर तन्वी शान से सोफे पर बैठ गई। उसके बाद सुन ध्यांश बोला, जाना हमें नहीं आपको है मिस। ध्यांश की बात सुन तन्वी अपनी जगह से उठ गई और बोली, शायद तुम भूल गए हो जो मैंने अभी कहा। उन सबकी बातें सुन काव्यांश दहाड़ते हुए बोला, ये साम्राज्य, ये राजस्थान पहले भी काव्यांश राजपूत का था और आगे भी इस गद्दी पर मेरा ही अंश बैठेगा। उसके बाद सुन सब अंदर तक हिल गए। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, बुढ़ा सटिया गया है, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। काव्य सनकियों की तरह डेविल स्माइल करके बोला, अब तक मेरा हिल गया था, अब तुम्हारा हिलेगा। ये कहकर कावेश ने अपनी कड़क आवाज में किसी को आवाज लगाई, राका, क्रूश। कावेश की आवाज सुन राका और क्रूश अंदर आ गए। राका ने आगे बढ़कर कावेश के हाथों में कुछ पेपर रख दिए, जिससे देख कावेश ने वो पेपर लिए, फिर शातिर मुस्कान लिए सब पेपर तन्वी के मुंह पर फेंक दिए। तन्वी ने उसमें से एक पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। पेपर पढ़ने के बाद तन्वी शॉक होकर कावेश को देखने लगी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ ने उसके हाथ से वो पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। पेपर पढ़ने के बाद सिद्धार्थ गुस्से से उबलते हुए बोला, ये क्या बेहुदा मजाक है? कावेश धृति के गर्दन को सूंघते हुए बोला, वही जो तुमने पढ़ा, और ये कोई बेहुदा मजाक नहीं है। शायद तुमने प्लानिंग करने से पहले कावेश राजपूत की जानकारी ठीक से नहीं निकाली, इसलिए तुम्हारा प्लान तुम्हारी तरह ही डूब गया। सिद्धार्थ को कावेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जेब से गन निकाली और कावेश पर तान कर गोली चला दी। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। ध्रुविका अब लगने लगा था। ध्रुविका और आरव पहाड़ी के दूसरी साइड गिर गए थे, जो खाई से बहुत दूर था। दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ थे।
जंगल होने के कारण वहाँ ज़्यादा अंधेरा हो गया था। जानवर की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ध्रुविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव ने अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और देखा कहीं आस-पास कुछ मिल जाए, लेकिन दूर-दूर तक उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। आरव ने ध्रुविका का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। आरव ने अपना फ़ोन निकालकर देखा तो उसमें नेटवर्क नहीं था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगा। लगभग 1 घंटा चलने के बाद भी आरव और ध्रुविका को कुछ नहीं दिख रहा था। अब धीरे-धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। चाँद अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाए बैठा था। थोड़ी देर चलने के बाद ध्रुविका एक जगह पर रुक गई और अपने घुटनों पर हाथ रखकर बोली, अब हम और नहीं चल पाएंगे, हमारे पैर दर्द दर्द कर रहे हैं और भूख भी लग रही है। ये बोलते बोलते ध्रुविका की आवाज़ भारी हो गई थी, जैसे बस वो अभी रो देगी। वो वही पत्थर पर बैठ गई और बोली, मुझे घर जाना है, माँ की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। ध्रुविका को इसे रोता देख आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी ध्रुविका के पास बैठ गया और उसके सर को अपने सीने पर रखकर बोला, मल्लिका देखो, हमें सब ढूंढ रहे होंगे, कोई तो रास्ता मिल जाएगा। ध्रुविका ने उसे कुछ नहीं कहा। रात हो गई थी, इसलिए ठंड भी बढ़ गई थी। आरव ने टॉर्च से मदद से आसपास देखा तो दूर से कुछ उजाला दिख रहा था। आरव ने ध्रुविका को अपनी गोद में उठा लिया और आगे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद आरव एक जगह रुक गया। वहां आदिवासियों की टोली थी जो उनके कबीले के सामने आग लगाकर बैठे थे। आरव ने पहले सब कुछ ठीक से देखा और उनके पास जाने लगा। कबीले के लोगों ने जब आरव को उनके पास आते देखा तो वो लोग सतर्क हो गए और अपने हथियार लेकर उनके पास आकर खड़े हो गए। आरव ने उन सबको देखकर शांति से कहा, देखिए, हम आपको कोई चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। हम खाई में गिर गए थे और रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप आज रात के लिए हमें रुकने के लिए जगह दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आरव की बात सुन उन कबीलों का राजा आगे आया और आरव से बोला, हम कैसे मान ले कि तुम अच्छे हो, और ये लड़के कौन है जो तुम्हारे साथ है। उसके बात सुन कबीले के राजा की पत्नी बोली, जे आप क्या बोल रहे हो, उस छोरे की गोद में है तो उनकी पत्नी ही होगी, और किसी को वो अपनी गोद में लिए घूमेगा। उस औरत की बात सुन ध्रुविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन आरव के फेस पर सनक भरी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देख रानी बोली, देखा कैसे शर्मा रहा है जो छोरा। रानी की बात सुन ध्रुविका को आरव को घूर घूर कर देखने लगी। उसकी नजरों की तपिश जब आरव ने अपने ऊपर महसूस की तो उसने झुककर ध्रुविका को देखा और धीरे से उसके कान में बोला, मल्लिका, तू तो बिना शादी के ही मेरी बेगम बन गई। ध्रुविका को आरव की बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरव पर से अपनी नजरें हटाई और धीरे से बोली, बेगम, हाँ, आया बड़ा चिलगोजा कहेगा। आरव उसके बात सुन धीरे से मुस्कुराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। उस कबीले के राजा ने उन दोनों को लेकर उस जल रहे आग के पास ले गए और उन दोनों से बोले, आप दोनों आज यही बसेरा कर लो। ये कहकर उन औरतों में से एक औरत आरव और ध्रुविका को लेकर एक झोपड़ी में ले गई, जहां पर छोटी सी खटिया थी। उस औरत ने ध्रुविका को वहां रहने का कहा और बाहर चले गए। उसके जाते ही ध्रुविका ने आरव के हाथ पर से अपने हाथ से मारने लगी और बोली, नीचे उतारिए, उतारिए हमें नीचे। आरव ने उसे खटिया पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरव की हरकत पर ध्रुविका जम सी गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरव उसे एक देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आरव धीरे धीरे ध्रुविका की ओर झुकने लगा, जिसे देख ध्रुविका ने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए और उसे पीछे की ओर पुश करने लगी। ये देख आरव ने उसके आंखों में देखकर कहा, मल्लिका, आज रात हम दोनों साथ, कुछ राज के साथ। क्या बात है, क्या बात है। हम तुम एक कमरे में बंद हो। और ये कहकर आरव सनकों की तरह हंसने लगा। उसे ऐसे बोलता देख ध्रुविका ने आरव की कॉलर पकड़ लिया और अपने ओर खींच कर बोली, बंद कमरे में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका सर फूट सकता है, आपकी टांग टूट सकती है, और भी कुछ टूट सकता है। ये कहकर ध्रुविका ने आरव की कॉलर छोड़ दी और उसे धक्का दिया और उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। तभी उन्हें दरवाजे खुलने की आवाज आई, जिसे सुन आरव ध्रुविका के ऊपर से उठ गया और ध्रुविका के पास बैठ गया। वो औरत अंदर आई और ध्रुविका और आरव को खाना देकर बोली, ये आपके लिए कुछ खाना लेकर आए हैं, इसे खा लेना। उसके बाद सुन ध्रुविका ने उसे प्यारी से स्माइल दी, जिससे देख आरव उसका कायल हो गया और उसने अपने सीने पर सहलाया। उसकी हरकत देख ध्रुविका की धड़कनें तेज हो गई। वो औरत खाना देकर वहां से चली गई। उसके जाते ही ध्रुविका ने वो खाना उठाया और जैसे खाने वाली थी,
आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुकिए, मत खाइए, पहले इसे चेक करने दीजिए। ये कहकर आरव ने उस खाने को ठीक से देखा, फिर उसे थोड़ा सा टेस्ट करके 5 मिनट तक रुक गया। उसे जब सब ठीक लगा तो उसने ध्रुविका को खाना खाने के लिए कह दिया और खुद भी खाने लगा। थोड़ी देर बाद आरव और ध्रुविका ने अपना खाना खा लिया और हैंड वॉश करके बैठ गए। ध्रुविका को टेंशन हो रही थी कि वो सोए कहाँ। उसने आरव को देखकर कहा, आप नीचे सो जाइए, हम ऊपर सो जाते हैं। आरव उसके बात सुन बोला, नहीं, आप और हम दोनों इसी खटिया पर सो जाएंगे। ध्रुविका ने उसे घूर कर देखा और कहा, बिल्कुल भी नहीं। दोनों भी काफी देर तक लड़ते रहे, फिर आरव ने उसे उठाकर अपने साथ खटिया पर सुला दिया और उसे पकड़कर सो गया। उसने ध्रुविका को ज्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि वो खुद भी थक गया था। अगली सुबह जब ध्रुविका की आंखें खुली तो उसने देखा आरव उसकी कमर पकड़कर सो रहा था। उसने धीरे से उसके हाथ को हटाया और खटिया पर उठकर बैठ गई। आरव भी उठ गया और अपने सामने बैठी खूबसूरत सी लड़की को दीवानों की तरह देखने लगा। तभी उनके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। आरव ने उठकर उस दरवाजे की कुंडी निकाल दी जो पत्थर की बनी हुई थी। उसके सामने कबीले के रानी और राजा खड़े थे। आरव ने उन दोनों को अंदर आने को कहा। वो दोनों अंदर आकर आरव और ध्रुविका को देखकर बोले, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए आज कबीले में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें हमारी शादी होगी। ये सुन आरव और ध्रुविका ने उन्हें बधाई दी तो रानी माँ ध्रुविका और आरव से कुछ बोली, जिसे सुन ध्रुविका के फेस पर अजीब से भाव आ गए। रानी ध्रुविका के और आरव से कहा, बेटा, आपकी मांग सुनी क्यों है? अपने पति के हाथों होते हुए अपनी मांग सुनी नहीं रखनी चाहिए। रानी की बात सुन ध्रुविका के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। रानी ने अपने एक दासी से कहकर सिंदूर की डब्बी लाने को कहा, जिसे सुनकर ध्रुविका को बहुत अजीब से बेचैनी होने लगी। आरव अपने आंखों में जुनून लिए ध्रुविका को देख रहा था। ध्रुविका अपनी बढ़ती बेचैनी को कम करने के लिए अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में फंसा रही थी। ध्रुविका की बेचैनी देख आरव अपने मन में बोला, इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, बस सिंदूर के नाम से? तब क्या होगा आपका मल्लिका जब आपके मांग में सिंदूर हमारे नाम से सजेगा? ये कहकर आरव जुनून से उसे देखने लगा। उसके आंखों में इतनी दीवानगी थी कि कोई उसके आंखों में देखे तो शर्म से पानी पानी हो जाए। थोड़ी देर बाद उस रानी की दासी सिंदूर की डब्बी लेकर आ गई और उसने वो डिब्बी रानी के हाथों में रख दी। सिंदूर की डिब्बी देख ध्रुविका की धड़कनें तेज हो गई। रानी ने वो डिब्बी आरव के हाथ में रख दी और उसे कहा, जे छोरे, ले जे सिंदूर की डिब्बी और भर दे अपनी पत्नी की मांग, जे खाली अच्छी नहीं लगती। आरव ने वो डब्बी अपने हाथ में ले ली। ये देख ध्रुविका ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। उसे पीछे जाता देख उस कबीले की रानी बोली, अरे छोरी, इतना क्यों शर्मा रही है? इतना बोलो। रानी आरव से बोली, जे छोरे, थारे से एक काम को नहीं होवे से, अपनी पत्नी की मांग भी थारे से ही भरी ना जा रही है। आरव उस रानी की बात सुन आगे बढ़कर ध्रुविका के सामने खड़ा हो गया। ये देख ध्रुविका ने अपने कदम पीछे ले लिए। ध्रुविका को बार बार पीछे जाता देख उस कबीले की रानी को ने शक भरी नजरों से उन दोनों को देखा, फिर अपने पति को देखा और बोली, ये दोनों सच में शादीशुदा है ना, या फिर हमसे झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद सुन कबीले के राजा ने कुछ नहीं बोला और आरव ध्रुविका को देखने लगा। उनके बाद सुन ध्रुविका बोली, मैं खुद लगा लूंगी। ध्रुविका के कहने पर आरव ने उसे देखने लगा। ध्रुविका के बाद सुन रानी बोली, लगा लूंगी नहीं, जे छोरा लगा देगा। जे छोरे, देख को नहीं लगा सिंदूर। उनकी बात सुन आरव उस ध्रुविका को शिद्दत से देखने लगा तो ध्रुविका ने उसे इशारे से मना करने लगे। ये देखो, रानी बोली, ले छोरा तो अपनी बीवी की मांग भरने में भी कितना सोच रहा है। जी छोरा, लगा दे सिंदूर, क्या सोच रहा है? आरव ने जब उनकी बात सुनी तो उसने ध्रुविका के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे ध्रुविका आगे आकर आरव के सीने से टकरा गई और उसे इसे खींचने पर ध्रुविका की धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी। आरव ने उसके ठुड्डी को एक उंगली से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर कर दिया, जिससे आरव की नजरें ध्रुविका की नजरों से टकराई। ध्रुविका का आरव के आंखों में देख अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। ये देख आरव ने उसे धीरे से कहा, बस सिंदूर तो भरना है मल्लिका, वैसे भी आज करे सो कल, कर करे सो आज, कभी तो ये होना ही है, तो आज ही सही। आरव की बात सुन ध्रुविका ने उसे धीरे से कहा, आपके लिए सिंदूर मजाक होगा, हमारे लिए नहीं, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। आप उन लोगों को सच बता दो। ये कभी नहीं होगा मल्लिका, आप मेरी हैं और मेरी हमेशा रहेंगी। आरव ने धीरे से ये कहकर ध्रुविका के मांग में सिंदूर भर दिया। आरव ने ध्रुविका की मांग पूरी भर दी थी, जिससे थोड़ा सा सिंदूर ध्रुविका के नाक पर गिर गया था। ये देख आरव के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई।
आरव के सिंदूर लगाते ही ध्रुविका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसके आंखों से आंसू का एक लकीर खींचकर उसके गालों पर आकर लुढ़क गया। ध्रुविका की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। उस रानी ने जब ये देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने आगे बढ़कर ध्रुविका के गालों पर हाथ रखा और कहा, देख तो छोरी, थारा बिन तुझसे कितना प्यार करे से। उनकी बात सुन ध्रुविका कुछ नहीं बोली तो रानी बोली, चलो बेटा, तुम अपनी बिन्नी के साथ आ जाओ। आज पूर्णिमा है और हमारी शादी की सालगिरह भी, इसलिए हमारे कबीले में पूजा है, तो आप दोनों भी उसमें आकर शामिल हो जाइए। ये कहकर वो रानी अपने पति के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद ध्रुविका आरव के सामने खड़ी हो गई। ध्रुविका को अपने सामने ऐसे खड़े देख आरव ने दीवानगी से उसे देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि ध्रुविका ने उसके सीने पर अपने हाथों से मुक्के मारने लगी और मारते हुए बोलने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? आप जानती भी है इस सिंदूर का महत्व क्या है? आपने कैसे ये सब किया हमारी मर्जी के बिना? आपने सब क्यों किया? कैसे किया आपने ये? क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? ये कहते हुए ध्रुविका बस आरव को मारते जा रही थी। आरव ने ध्रुविका के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। ध्रुविका उसे ऐसे करता देख गुस्से से देखने लगी और उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं आपको मार दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं ध्रुविका बोल ही रही थी कि आरव उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेंगे आप? और रही सिंदूर की अहमियत तो उस बारे में अच्छे से जानता हूँ। आज से अभी से आप मेरी पत्नी हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए और हमें गुस्सा मत दिलाइए। आरव की बात सुन ध्रुविका उसे गुस्से से घूरने लगी। उसे आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरव के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं इस सिंदूर को नहीं मानती, ये बस उन्हें दिखाने के लिए था, इसलिए आपका इस सिंदूर से कोई मतलब नहीं है। इस सिंदूर की कोई मान्यता नहीं है। बस कुछ देर के लिए, बाद में इस सिंदूर को मैं मिटा दूंगी। ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगे और मैं आपको एक देती हूँ, जिससे हो सके हमसे दूर रहिए। ध्रुविका के बात सुन आरव ने ध्रुविका को छोड़ दिया और उसे थोड़ा दूर होकर सनकियों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देख ध्रुविका के कान में चुभ रही थी। उसने अपने कान पर हाथ रखा और बोली, पागल इंसान, इतनी हंसी आ रही है तो बाहर जाकर हंसो। ध्रुविका की बात सुन आरव ने हंसना बंद कर दिया और एकदम से ध्रुविका के पास खड़ा होकर उसके कमर को कसकर पकड़ लिया। आरव के इसे पकड़ने से ध्रुविका की कराह निकल गई। आरव ने उसके चेहरे के एकदम नजदीक जाकर बोला, जब से तेरे मांग में मेरे नाम का सिंदूर सजा है ना, तभी से आरव प्रताप सिंह का मतलब आपसे जुड़ गया है। जैसे आपके साथ हमारा रिश्ता, जैसे आपके नाम के पीछे हमारा नाम। जब जब आप साज श्रृंगार करेंगे, सिर्फ हमारे लिए करेंगे। ये कहकर आरव ने उसके कान पर फूंक मारकर बोला, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? ये बोलकर आरव ध्रुविका के गर्दन पर अपने नाक और मुंह से गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हें पाकर न खोने का डर लगता है, लगता है। ध्रुविका आरव के ऐसा करने पर सिहर जा रही थी। उसकी वो गर्म सांसें ध्रुविका के सांसों को सो बढ़ा रही थी, जिससे वो तेजी से सांसें ले रही थी। उसका दिल बुरी तरह से घबरा गया था। उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। ध्रुविका ने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, छोड़ दीजिए हमें और जाने दीजिए, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुविका की बात सुन आरव उसे अपने आंखों में प्यार लिए बोला, अब तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते मल्लिका, अब से आप हमसे जुड़ गई है। मिसेस ध्रुविका आरव प्रताप सिंह। आरव के बात सुन ध्रुविका की बॉडी में गूज़बम्प आने लगे, जिसे महसूस कर उसे बेचैनी होने लगी थी। आरव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे ध्रुविका की आंखें बंद हो गई। आरव ने उसे ऐसे देख उसके दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया और फिर उसके गालों को। फिर उसने ध्रुविका के लिप्स पर अपने हल्के से होठों से छू लिया। आरव के छूते ही ध्रुविका का रोम रोम सिहर गया और उसके अपनी आंखें बंद करके ये देख आरव जैसे ध्रुविका का दीवाना होता जा रहा था। तभी उस झोपड़ी के बाहर एक औरत आकर बोली, आप दोनों को रानी ने बुलाया है। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। उसके जाते ही आरव ने ध्रुविका को हाथ पकड़ लिया और ध्रुविका को लेकर उस झोपड़ी के बाहर चला गया। काविश को गोली लगती इससे पहले ही ध्यान ने सिद्धार्थ के हाथों को साइड किया, जिससे वो गोली पिलर से जा पास रखे वास पर जा लगी। काविश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने धृति को अपने गोद से उतारकर खुद अपनी जगह से उठ गया और धृति को अपनी चेयर पर बैठा दिया। काविश की इस हरकत पर तन्वी को काफी गुस्सा आ गया। इतने साल से इस चेयर के लिए उसने इस सिद्धार्थ से हाथ मिलाया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बस यहाँ खड़े होकर इससे बातें कर रहा है और अब तो गोली चलाकर इस इंसान ने इस हैवान के हैवानियत को हवा दे दी है। ध्यांश ने अभी भी सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर रखा था। काविश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने गर्दन को सहलाने लगा। उसे इसे देख सब डर गए। काविश अपनी गर्दन को बुरी तरह से मसल रहा था।
धृति अपना सर झुकाकर चेयर पर बैठी थी। वो अभी भी अपनी सोच में गुम थी। कावेश ने सिद्धार्थ के उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ को दाश ने पकड़ रखा था। कावेश ने उसके हाथ को बुरी तरह से मसल दिया और अभी भी अपने गर्दन को मसल रहा था, जहां पर उसके और धृति के नाम से पहले ही शब्द लिखे हुए थे। सिद्धार्थ कावेश के ऐसे पकड़ने पर चिल्लाने लगा और अपने हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन मजाल उसकी इतनी कि वो कावेश की बराबरी करे। सिद्धार्थ उसे एक हाथ से कावेश का कॉलर पकड़ लिया, जिससे देख कावेश गुस्से से उसे देखने लगा और अपनी कड़क और रूह कपा देने वाली आवाज में कहा, हाथ हटा। कावेश की बात सुन सिद्धार्थ हंसने लगा और बोला, बोल तो ऐसे रहा है जिसे पता नहीं कौन है और कौन नहीं। कावेश ने उसकी सारी बातें को इग्नोर करके फिर से कहा, कॉलर छोड़। सिद्धार्थ, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे तुम? उसकी बात सुन कावेश ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने एक हाथ से उसके हाथ को जो कावेश के कॉलर पर था उसे हटा दिया और सिद्धार्थ के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। ये देख सिद्धार्थ घबरा गया। कावेश ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए घसीटकर महल के दरवाजे के पास ले गया और उसे जोर से धक्का दे दिया। सिद्धार्थ को धक्का देने से सिद्धार्थ महल के सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। ये देख सब भागते हुए दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। तन्वी की तो सांसें ही अटक गई। वो समझ गई थी अब इसके आगे जो होगा वो बहुत बुरा और भयानक होगा। उसने धृति का हाथ पकड़ लिया और धृति से बोली, प्लीज धृति, काव्य से कहो उसे छोड़ दे। हम अभी इसी वक्त राजस्थान छोड़ देंगे। प्लीज उसे कहो ना कि वो सीट्स को कुछ ना करे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मेरे पति को बख्श दो। तनु के बात सुन धृति ने उसे एक नजर देखा और फिर कावेश को, जो बुरी तरह से गुस्से में था, जैसे अभी उसे जान से मार देगा। धृति ने उसके हाथ को अपने हाथों से हटा दिया और कावेश की तरफ नजर करते हुए तन्वी से बोली, इस बार नहीं तन्वी, इस बार नहीं। इस बार आप दोनों ने मेरे पति और पत्नी पर वार किया है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे कायर मेरी बेटी कल से गायब है और रात भर तुम लोगों ने बिना मतलब के बहस की, मेरे परिवार के ऊपर गंदी नजर डाली। यहाँ तक तुम लोगों ने हमें महल से भी निकलने की प्लानिंग कर ली थी और अब तुम चाहती हो हम आप सबको माफ कर दे। नहीं, ये फैसला हमारा नहीं, हुकुम सा का होगा। धृति की बात सुन तन्वी ने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? जब से इस राजस्थान की हुकुम रानी सा बनी हो, खुद को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी हो। पहले मेरे भाई को खा गई, फिर माँ को, अब क्यों कर रही हो ऐसा तुम धृति? क्यों? अपने माँ को रोता देख अथुर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आगे बढ़कर तन्वी को पकड़ लिया और बोला, मॉम आप इतना क्यों रो रही है? वो भी इस ऐसी औरत के सामने, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पापा को कुछ करे। तन्वी अथुर को कुछ नहीं बोली। उसे पता था अब जो होगा बहुत बुरा होगा। अब किसी ने कुछ कहने की कुछ नहीं होगा, ना रोने से ना गिड़गिड़ाने से। कावेश ने सिद्धार्थ को फिर से बाल को पकड़कर खड़ा कर दिया और उसे घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, क्या सोचकर तूने ये सब प्लानिंग की? तुझे क्या लगा तू यहाँ से भाग गया, 1 साल तक कोमा में रहा तो तेरी खबर मुझे लगी नहीं होगी? तेरे एक एक चाल पर मेरी नजर थी तब से, जब से तू यहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ चला गया था। चूहा बिल में छुपकर बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अफसोस शेर उसके बिल के बाहर ही बैठा इसी ताक में था कि कैसे इस चूहे को अपने बिल से बाहर निकाल जाए। अगर तू शांति से अपनी लाइफ जीता तो मैं तेरे सामने कभी नहीं आता, लेकिन तुमने मेरे बेटी पर वार किया, बहुत गलत किया। एक बार फिर इस राजस्थान के हवा में चीखें गूंजेगी। आज एक बार फिर इस हुकुमसा के हाथों किसी के खून से रंग जाएगी। ये कहकर कावेश ने सिद्धार्थ के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे सिद्धार्थ के मुंह से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ को मारता देख तन्वी फर्श पर बैठ गई। सब शांति से खड़े होकर सब देख रहे थे। कावेश सिद्धार्थ के मुंह पर बार बार मुक्के बरसा रहा था, जिससे सिद्धार्थ अधमरा हो गया था। अपने बाप को मार खाता देख अथुर कावेश के बाद चला गया और उसके हाथ को पकड़कर सिद्धार्थ से दूर करने लगा। कावेश ने उसे एक नजर देखा और सिद्धार्थ को छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिर गया। कावेश ने उसे देख दहाड़ते हुए कहा, हे हिम्मत तो उठ और लड़ मुझसे, मैं भी तो देखूं कितना दम है इस बाजुओं में। कावेश की बात सुन सिद्धार्थ ने गहरी सांसें लेते हुए अपने मुंह में आए खून को थूक दिया और अपनी जगह से उठकर बैठ गया। फिर अथुर से बंदूक छीनकर कावेश के ऊपर तान दी। कावेश उसकी हरकत पर डेविल स्माइल लिए बोला, नॉट बैड, हम बिना हथियार के और तुम सीधा बंदूक के। ठीक है, देखते हैं आज किसकी मौत लिखी है। ये कहकर उसने धृति को देखा और जोर से चिल्लाकर बोला, हुकुम रानी सा, जरा गौर फरमाइए। अगर महादेव ने चाहा तो छोड़ जाएंगे ये दिल अगर महादेव ने चाहा तो छोड़ जाएंगे ये दिल, क्योंकि जीना मरना किसी
किसे है ये तय करता है वो, कि जीना मरना किसे है ये तय करता है वो। लोग कहते हैं अच्छे लोगों को महादेव उनके पास जल्दी बुला लेते हैं। फिर सनकियों की तरह हंसते बोला, लेकिन क्या करे कमबख्त, इस जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया तो ऐसे कायरों के हाथ मरेंगे कि ही क्यों हम। कामेश के बोलने का मतलब साफ था कि आज सिद्धार्थ की मौत पक्की है। सिद्धार्थ ने उस पर गोली चला दी। ये देख सबकी चीख निकल गई, लेकिन कामेश अभी भी ध्रुति को देख रहा था, जिसके आंखों में अपनी रुकुम रानीसा के लिए बेशुमार प्यार था। सिद्धार्थ के गोली चलाते ही कामेश नीचे झुक गया, जिससे वो गोली सामने चली गई। उसकी गोली चलाते ही कामेश के सारे बॉडीगार्ड्स ने सिद्धार्थ के ऊपर अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन कामेश ने उन सबको अपने हाथों से इशारा करके रोक दिया। सिद्धार्थ ने फिर से कामेश के ऊपर लगातार 2 गोलियां चला दी, जिससे कामेश ने बड़े आसानी से साइड हटकर उस वार को खाली जाने दिया। सिद्धार्थ ने फिर से गोली चला दी, जो कामेश के हाथ से छूकर गुजर गई, जिसे देख ध्रुति की चीख निकल गई और वो जोर से चिल्लाई, हुकुम सा। सब घबरा गए। अधीरा ने कसकर ध्यांश का हाथ पकड़ लिया। ये देख ध्यांश ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा दिया। अधीरा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। कामेश ने ध्रुति को देखा, जो घबरा गई थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देख कामेश ने अपने आंखों से आंख उगलते हुए सिद्धार्थ के पेट पर जोरदार लात मार दी, जिससे वो दूर जाकर गिर गया। कामेश ने जोर से राका को आवाज लगाई, राका। कामेश की आवाज सुन राका ने दीवार पर लगी तलवार निकाल दी और कामेश की ओर फेंक दी, जिसे कामेश ने पकड़ ली और सिद्धार्थ के पास जाकर उसके सीने पर अपना एक पैर रखकर तलवार के नोक को उसके आंखों पर पॉइंट करके दहाड़ते हुए बोला, मेरी हुकुम रानिसा के आंखों में आंसू सिर्फ मेरे वजह से ही आएंगे। अगर इनके आंखों में भरे एक एक आंसू का कतरा किसी और के कारण गिरा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। ये कहकर कामेश ने सिद्धार्थ के आंखों में उस तलवार के नोक को घुसा दिया, जिससे सिद्धार्थ की दर्द भरी भयानक चीख उस राजस्थान के हवाओं में घुल गई। कामेश की इस हरकत पर सबने अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व बस देखता रह गया। 1 सेकंड के अंदर ये सब क्या हो गया था। कामेश ने सिद्धार्थ को भालू को पकड़कर खड़ा कर दिया और उसके गर्दन पर तलवार चला दी, जिससे सिद्धार्थ की गर्दन धड़ से अलग हो गई और सिद्धार्थ को चीखने का मौका तक नहीं मिला। अथर्व देखकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो शौक के मारे अपने बाप के शरीर को देख रहा था, जो टुकड़ों में बट गया था। तभी वहां इंस्पेक्टर साहब आ गए। अपने सामने का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कामेश के आगे सर झुकाकर कहा, हुकुम शाह, राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हमने सब जगह देख लिया। कामेश ने उसे एक नजर देखा और तन्वी को देखकर बोला, इसे ले जाओ। ये कहकर उसने राका को देखा। राका जल्दी से वहां से चला गया और फिर 1 मिनट के अंदर गाड़ी लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसको जाता देख ध्यांश, राधेश और आरुष भी आगे आ गए, जिन्हें देख कामेश ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, सबके पास रहो, हम हमारे लाडू को लेकर आते हैं। ये कहकर कामेश गाड़ी में बैठ गया और राका के साथ वहां से निकल गया। दूसरी तरफ आरव और ध्रुविका सबके सामने खड़ी थी। उसके सामने हवन कुंड जल रहा था, जिसे देखकर ध्रुविका की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और सबके पास जाकर बैठ गई। तभी उसके पास रानी और उस कबीले का राजा आकर बोले, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम चाहते हैं इस शादी में आप और आपके पति भी अग्नि के फेरे ले। उनकी बात सुन ध्रुविका आरव को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। ये देख ध्रुविका ने अपनी नजरें उससे फेर ली और बोली, जी नहीं, हम ऐसे फेरे नहीं ले सकते, हम अभी तक नहाए नहीं हैं। उसकी बात सुन उस कबीले की रानी उस पर शक करते हुए बोली, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। उसकी बात सुन आरव और ध्रुविका थोड़ा सा हड़बड़ा गए। ये देख कबीले के राजा ने अपने आदमियों को इशारा किया, जिसे देख उसके आदमियों ने ध्रुविका और आरव को घेर लिया। उनकी इस हरकत पर ध्रुविका घबरा गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देख वो राजा बोला, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या तुम दोनों हमारे दुश्मन जाति के हो या फिर हमें कोई नुकसान करने आए हो? उनकी बात सुन आरव शांति से बोला, देखिए आप गलत समझ रहे हैं। हम खाई से गिर गए थे, इसलिए रास्ता ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बात सुन उस कबीले के राजा एक आदमी से कहा, सरदार, अगर ये लोग यहाँ से बाहर चले गए और इन दोनों ने हमारे कबीले के बारे में किसी को बताया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम कहते हैं इन्हें हमें बंदी बना लेते हैं। उस आदमी की बात सुन कबीले के राजा को सही लगी और उसने अपने मन में सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे पूरे कबीले के लोगों की जान खतरे में आ सकती है।
हम इतनी बड़ी मुसीबत मोल नहीं सकते। एक काम करते हैं, हमारे साथ इनकी शादी कर देते हैं और इन दोनों को यहीं रहने देते हैं। इससे हमारे कबीले के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर उस कबीले के राजा ने आरव से कहा, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर हो तो हम तुम दोनों को जाने देंगे। उसकी बात सुन आरव ने ध्रुविका को देखा। ध्रुविका ने उसकी बात सुन आरव को हाँ में इशारा किया, जिसे देख आरव ने उस कबीले के राजा को हाँ कह दिया। उस राजा ने सबको देखकर कहा, मैंने ये फैसला लिया है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए और इन दोनों को हमेशा के लिए यही रख लिया जाए। उसकी बात सुन सबने सहमति जता दी, लेकिन आरव और ध्रुविका ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। लेकिन उस राजा ने उनकी ना सुनकर उन्हें मारने के लिए अपने आदमियों को इशारा किया, जिसे देख ध्रुविका बोली, ठीक है, हम राजी हैं। उसके हाथ सुन उस राजा ने दोनों को फेरे लेने के लिए कहा। जैसे ही सातवां फेरा पूरा हुआ, वहां पर किसी की दमदार आवाज सुनाई दी। ध्रुविका और आरव ने फेरे तो ले लिए थे, लेकिन न उनके गले में वरमाला थी और न ही वो साज श्रृंगार। दोनों फेरे लेकर खामोशी से खड़े थे। आरव तो दीवानों की तरह अपनी मल्लिका को देख रहा था, जो सुबह उसके मांग में सिंदूर में बला के खूबसूरत लग रही थी। ये रंग ही ऐसा था होता है जो एक सुहागन को खूबसूरती के लिए अलग ही निखार दे जाता है। ध्रुविका खामोशी से जमीन को देख रही थी। जो अनचाही शादी उसकी हुई थी, जिसमें उसकी रजामंदी होकर भी नहीं थी। जुबान पर हाँ पर दिल में ना थी। दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे कि तभी वहां काव्यांश की रौबदार आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? किसी की इतनी ठंडी आवाज सुन सब घबरा गए और जिस ओर से आवाज आई थी उस ओर देखने लगे। ध्रुविका ने जब अपने पापा की आवाज सुनी, वो एकदम से खुश हो गई और अपनी जगह से भागते हुए काव्यांश के पास चली गई। काव्यांश के हाथों से खून जो बहकर सूख चुका था, उसके निशान इस कुर्ते पर लगे हुए थे। सिद्धार्थ की गर्दन को अलग करते हुए उसके खून के धब्बे काव्यांश के ऊपर उड़ गए थे, जिससे काव्यांश और खूंखार लग रहा था। कबीले के राजा ने जब काव्यांश को देखा तो वो घबरा गया। ध्रुविका ने जाकर काव्यांश को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। काव्यांश ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत कराते हुए कहा, चुप लाडो, शांत हो जाइए, देखिए हम आ गए हैं ना। उसकी बात सुन ध्रुविका और जोर से रोने लगी तो काव्यांश ने उससे मजाक करते हुए कहा, सच में आपने हुकुम रानीसा के टंके अपने साथ ही रखे हैं। जब देखो तब इसमें से पानी निकल जाता है। देखे तो अब आपके नाक से भी पानी आ जाएगा। कामेश की बात सुन ध्रुविका रोते रोते हंसने लगी। ये देख कामेश ने उसे आंसू साफ किए और सामने देखने लगा। सामने कबीले का राजा खड़ा था। उसने जब कामेश को देखा तो भागते हुए कामेश के पास जाकर उसके आगे झुककर बोला, प्रणाम हुकुमसा, आप हमारे कबीले में पधारे, हम तो धन्य हो गए। कामेश ने उसके बात सुन ध्रुविका के सर पर हाथ रखकर कहा, शुक्रिया हमारे लाडो का ध्यान रखने के लिए। कामेश की बात सुन कबीले का राजा डर गया और अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, जी जी हुकुम साहब। ये बोलकर वो राजा ध्रुविका की ओर घूम गया और उसे देखकर बोला, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप हुकुम साहब की बेटी है, हमें क्षमा कर दीजिए। उस राजा की बात सुन कामेश बोला, तुम्हारे बोलने से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने कोई गलती की हो? कामेश की बात सुन उस कबीले के राजा के पसीने छूट गए। उसे इतना घबराया हुआ देख कामेश ने अपनी खतरनाक आवाज में उसे पूछा, क्या किया तुम लोगों ने मेरे लाड़ू के साथ? कामेश की बात सुन उस कबीले के राजा की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। उसके ऐसी हालत देख ध्रुविका बोली, पापा, इन लोगों ने हमारे बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की, हमें रात को यहाँ रुकने दिया और खाने को भी दिया और आज इनकी शादी में आमंत्रित भी किया। ध्रुविका की बात सुन कामेश ने घूर कर उस कबीले के राजा को देखा और कहा, अगर कोई मदद के लिए कहे तो उनकी मदद कर दिया करो, ना कि उनके साथ कुछ बुरा करो। ये कहकर कामेश ने आरव को देखा और कहा, यही रहने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन आरव ने कुछ नहीं कहा और उसके पास चला गया। कामेश ने उन दोनों को लिया और वहां से जाने लगा। ध्रुविका ने उसे देखकर कहा, पापा, आपको कैसे पता हम यहाँ होंगे? उसकी बात सुन राका बोला, लाडो, हुकुमसा राजस्थान के चप्पे चप्पे को जानते हैं। जब हमारे आदमियों को आप नहीं मिली तो हुकुमसा ने ये अंदाजा लगा लिया था कि शायद आप यही कहीं हो। उसकी बात सुन ध्रुविका बोली, वाओ पापा, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कामेश ने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से लेकर जंगल के बाहर निकल गया। आरव बस ध्रुविका को देख रहा था, जो अपने बाप के साथ कैसे खुश होकर बातें कर रही थी। उसकी नजर एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। कुछ घंटे चलने के बाद कामेश, राका, आरव और ध्रुविका गाड़ी के पास थी। आरव को लेने के लिए कामेश आया था, जो कल से उसे ढूंढ रहा था। कामेश ने ध्रुविका को ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया।
ध्रुविका ने एक बार भी आरव को नहीं देखा था। आरव भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और ध्रुविका को देखने लगा। काव्यांश ने आरव को देखकर कहा, शुक्रिया हमारे लाडो का ख्याल रखने के लिए। आरव ने उसे देखकर कहा, कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ये बात आरव ने ध्रुविका को देखकर कही थी, जो बात काव्यांश ने नोटिस कर ली थी। काव्यांश ने उसे एक नजर देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही राका ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उनके पीछे कई सारी गाड़ियां चली गई जो काव्यांश के बॉडीगार्ड्स की थी। ध्रुविका को जाता देख आरव ने उसे अपने जुनूनी नजरों से देखते हुए बोला, अभी के लिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ मल्लिका, लेकिन बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, मेरे करीब होगी। तुम्हें इस तरह से कैद कर लूंगा कि तुम खुद मुझसे जुदा नहीं होंगी। इतनी हद तक तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं कि ना अब तुम्हें खुद से दूर करूंगा, नहीं तुम्हें दूर होने दूंगा। और अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो माँ कसम सब कुछ तबाह कर दूंगा। कुछ ही देर में आरव की गाड़ियां महल वहां से चली गई। ध्रुविका अपने महल की ओर जा रही थी, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग सिर्फ आरव पर रुका हुआ था। उसका वो मांग भरना, उसके साथ लिए फेरे। अचानक ही ध्रुविका को याद आया कि उसके मांग में इस वक्त सिंदूर से भरी हुई है। उसने जल्दी से अपने बालों को अपने मांग में भरे सिंदूर को छुपा दिया। काव्य सामने देख रहा था, लेकिन उसने ध्रुविका के मांग में सिंदूर तभी देख लिया था जब ध्रुविका उसके पास आई थी, लेकिन वो चुप रहा। ध्रुविका ने उन्हीं आंखों अपनी आंखें बंद कर दी और अपना सर सीट से टिका दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर दी, सामने आरव का चेहरा घूम गया। उसकी वो नीली आंखें जिसमें उसने अपने लिए दीवानगी देखी थी। ध्रुविका ने आंखें बंद करके अपने गले में पहने चेन को पकड़ और खुद से बोली, हम इस शादी को नहीं मानते। ये शादी हमने सिर्फ खुद को और उनको बचाने के लिए करी थी। इस शादी का कोई वजूद नहीं है। अब से मैं उनसे दूर रहूंगी, ना उसका मुझसे कोई रिश्ता है, नहीं मेरे ऊपर उनका उनके साथ। हमारे रास्ते अलग हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब से हम हिम्मत नहीं हारेंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग महल पहुंच गए। भारत सीढ़ियों पर बैठकर काव्यांश का इंतजार कर रही थी। उसके साथ वहीं पर बैठे हुए थे। तन्वी को पुलिस लेकर चली गई थी। उसके जाते अथर्व अपने आंखों में नफरत लिए अपने बाप के शरीर को वहां से लेकर चला गया था। कुछ मिनट बाद एक के पीछे एक गाड़ी आकर महल के बाहर रुक गई। गाड़ियों के आता देख धोती झट से अपनी जगह पर उठ गए और भागते हुए गाड़ियों के पास चले गए। तब तक ध्रुविका और कामेश कार से निकलकर बाहर आ गए थे। ध्रुति को भागता देख कामेश की आंखें सख्त हो गई और उसने थोड़े गुस्से से ध्रुति से कहा, हुकुम रानी साहब, क्या कर रही है आप? गिर जाएंगी, भाग क्यों रही है? ध्रुति ने कामेश की बात को इग्नोर किया और ध्रुविका के पास जाकर खड़े हो गए और उसके पूरे चेहरे को पकड़कर उसके पूरे चेहरे पर चूमने लगी और रोते हुए बोली, आप ठीक है ना लाडो? कहाँ चले गए थे आप? ये कहकर उसने ध्रुविका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ऐसे देख ध्रुविका ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, हम ठीक है माँ, सब ठीक है। उसकी बात सुन ध्रुति थोड़ी रिलैक्स हुई और उसे लेकर अंदर चले गए। वही कामेश अंदर उबल रहा था। उसके हुक्म रानीसा ने उसे इग्नोर जो किया था। ध्रुविका और ध्रुति महल के अंदर चली गई। उसके साथ ही सब लोग अंदर चले गए। कामेश ने राका को देखकर कहा, पता करो क्या हुआ है। राका जी हुकुम सा, ये कहकर दोनों भी महल के अंदर चले गए। ध्रुविका ने सबको सब कुछ बता दिया था, सिवाय उनके और उसके और आरव की शादी के बात को छोड़कर। थोड़ी देर बैठने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए फ्रेश होने। कल से सब ऐसे ही थे। ध्यांश और अधीरा अपने कमरे में चले गए। जैसे ही दोनों अंदर चले गए, ध्यांश ने जाकर अधीरा को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। ध्यांश के ऐसा करते ही अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसने भी ध्यांश के हाथों पर अपने हाथ रख खामोशी से खड़ी थी। दोनों भी खामोश थे। थोड़ी देर ही रहने के बाद ध्यांश ने अधीरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने अधीरा को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। उसने अधीरा को दीवार से लगा दिया और उसके आसपास अपने हाथ रख दिए और उसके भीगे हुए चेहरे को शिद्दत से देखने लगा। अधीरा भी ध्यांश की आंखों में देख रही थी। दोनों के आंखों ही आंखों में प्यार की लड़ाई चल रही थी। दोनों भी भीग रहे थे और एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। अधीरा भीगने के कारण हल्के हल्के कांप रही थी। उसकी पूरी साड़ी उसके बदन पर चिपकी हुई थी। उसके होठ ठंड से कांप रहे थे, जो ध्यांश को पागल कर रहे थे। ध्यांश धीरे धीरे उसके होठों के नजदीक जा रहा था। अधीरा ने उसे अपने नजदीक आता देख अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। ध्यांश ने आगे बढ़कर धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके बंद आंखों को देखने लगा। वही कामेश के रूम में ध्रुति अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। कामेश राका से बात कर रहा था। अपने कमरे में आ गया।
जब वो कमरे में आया, उसने देखा धृति अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। ये देख उसने दरवाजे को लॉक किया और अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए धृति की ओर बढ़ गया। धृति अभी भी अलमारी में घुसी हुई थी। उसके हाथ में साड़ी थी, वो लेकर उसने अलमारी को बंद कर दिया। तभी उसे अपनी शर्ट को उतारकर फेंक दिया और धृति को अलमारी से सटाकर उसने आसपास अपने हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसे ऐसे देख धृति थोड़ी-सी घबरा गई। कामेश उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसे देख धृति थोड़ी डर गई। कामेश उसे अभी भी घूर रहा था। धृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कामेश को उस पर क्यों गुस्सा आ रहा है। तभी उसे अचानक याद आ गया कि उसने कामेश को इग्नोर किया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सोचकर धृति को बहुत ज़्यादा घबरा गई। कामेश उसे अभी भी घूर रहा था कि अचानक धृति को कुछ ऐसा किया कि कामेश की आंखें बंद हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।